नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं प्रोक्सिमा एजुकेशन अब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम पहले की सीरीजों में देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीईटी में, तो आज हम उसी की अगली स्लाइड की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत विकल्प पहला है सौकुमारीय। सौकुमारीय में दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है। तो सौकुमारीय में केवल एक ही उपसर्ग है, स उपसर्ग, बाकी दो उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे असंगत विकल्प का चयन करना है। दूसरा है पर्युत्सक। पर्युत्सक में परि एवं उत उपसर्ग से बना शब्द है। पर्युत्सक के बारे में कहा है कि परि और उत दो उपसर्गों से बना शब्द है। तो ये बिल्कुल सही है। परि प्लस उत प्लस उत्सुक, परिउत्सुक, ये दो उपसर्ग, एक तो परि और एक उद। उद या उत दोनों उपसर्ग आपके यहाँ पे सेम सही एक साथ काम में ले सकते हैं अपन। उद या उत। अगला है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक प्राग उपसर्ग एवं इक प्रत्यय से बना है। तो प्रागैतिहासिक का हम विच्छेद करेंगे तो प्राग धन इतिहास धन इक। तो क्या हो गया? प्राग, इक तो हो गया प्रत्यय और प्राग हो गया उपसर्ग। और नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अ और प्रति उपसर्गों से मिलकर बना हुआ है। तो अप्रत्यक्ष में भी अ धन प्रति धन अक्ष। तो अप्रत्यक्ष भी बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है, दो उपसर्गों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत विकल्प जो है ये आपका हो जाएगा ए, सौकुमारीय। यहाँ पे दो उपसर्ग के लिए कहा गया है, लेकिन सौकुमारीय में दो उपसर्ग नहीं है, तो ये असंगत विकल्प हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? यहाँ पे भी असंगत पूछा है। असंगत का मतलब है जो संगत नहीं है, यानी जो सही नहीं है। इनमें से तीन ऑप्शन तो आपके सही होंगे और एक ऑप्शन कोई सा भी गलत हो सकता है। तो हम देखेंगे। पहला है अहरगण। अहन प्लस गण, अहरगण। यहाँ पे जो अहन है, यहाँ पे अहन किसी भी शब्द में अगर अहन आ जाता है तो अहन के बाद में आए हुए किसी भी वर्ण के जो है, किसी भी वर्ण का अगर यहाँ पे अहन के बाद अगर र आता है तो अहन का अहन ही रहता है। लेकिन अगर र के अलावा कोई दूसरा अन्य वर्ण आता है, र के अलावा अन्य वर्ण आता है, तो न का यहाँ पे अहर र हो जाता है, अहन का अहर हो जाता है। तो यहाँ पे अहन प्लस गण, तो ग अन्य वर्ण आ गया तो न का र हो जाएगा, तो अहर गण ये बिल्कुल सही है। उद्धरण, उद्धन हरण, उद्धरण, द के बाद में है आ गया है यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगी व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जब द, त या द के बाद में है या है आता है, तो यहाँ पे द का तो कोई चेंज नहीं होता और त का जो है द हो जाता है। और नहीं, त का तो द हो जाता है। एक सेकंड, का तो हो जाता है द और है का हो जाता है ध। तो यहाँ पे द है, द का नो चेंज, द में नो चेंज होता है, द वैसे का वैसे ही रहता है। तो उद्धन हरण, उदाहरण की संधि संधि करेंगे तो उदाहरण ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो ये भी सही है। ज्योतिष चक्र, ज्योति प्लस चक्र, ज्योतिष चक्र। ज्योतिष चक्र में विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे ज्योति है प्लस चक्र आएगा। तो असंगत विकल्प क्या हो गया? ये असंगत विकल्प आ गया। महोजस्वी, महाधन ओजस्वी। तो अ या आ के बाद ओ या औ आने पर इसका औ हो जाता है।
कौन सी संधि है ये? स्वर संधि। ये आपके स्वर संधि है। स्वर संधि में अ या अ के बाद ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया तीसरा। ये जो है ज्योतिष चक्र, ज्योतिष चक्र में विसर्ग संधि है तो यहाँ पे विसर्ग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अलग स्थिति क्या है? सबसे अलग स्थिति, एक यहाँ पे आपको वाक्य दिया हुआ है, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? लोकोक्ति पूछी गई है। सबसे अलग स्थिति, सबसे अलग स्थिति की लोकोक्ति पूछी गई है। तो पहला है तू डाल डाल में पात पात, तो ये इसकी लोकोक्ति नहीं है। तू डाल डाल में पात पात, ये इसकी लोकोक्ति नहीं है। बालू से तेल निकालना, कठिन परिश्रम करना, तो ये भी इसकी लोकोक्ति नहीं है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये इसकी लोकोक्ति है। तीन लोक से मथुरा न्यारी यानी सबसे अलग स्थिति हो गई, मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है। तो इसमें एक अलग स्थिति का बोध करा रहा है, ये अलग स्थिति का बोध करा रहा है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाएगा, वो लोकोक्ति का अर्थ हो गया कि बहुत कंजूस होना, बहुत अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द का, अशुद्ध शब्द समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर निर्भय, निर्भय सही है, निर्लोभ सही है, निस्वार्थ सही है, निरुत्साह भी सही है। इकाई, इकाई सही है, अहर्निशा भी सही है, पक्षीगण सही है, कृत्य सही है, उपलक्ष्य सही है, श्वेतांगी सही है, प्रज्वलित सही है, सांस सही है। तदोपरांत निराभिमान, अभिप्सा और अर्जवता, ये गलत है, इसमें असंगत हो गया, अशुद्ध शब्द हो गए इसमें, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का, यहाँ पे भी असंगत विकल्प पूछा गया है, हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। चक्षु सर्वा, जो चक्षुओं से देखता है, तो यहाँ पे क्या है? चक्षु सर्वा, सर्वा का मतलब है सुनना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चक्षु सर्वा, वह जो चक्षुओं से देखता है, जबकि यहाँ पे क्या आएगा? सुनता है, वह जो चक्षुओं से सुनता है, अर्थात सांप। सांप होता है जो चक्षुओं से सुनता है। क्या करता है? सांप चक्षुओं से सुनता है, सांप के कान नहीं होते, सांप चक्षुओं से सुनता है। इसमें कौन सा, इसमें जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? वह जो चक्षुओं से सुनता है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? वो समास जिसमें प्रथम और उत्तर पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे ये अन्य पद को दर्शा रहा है सांप। इसमें प्रथम पद चक्षु और सर्वा, दूसरा दोनों पद प्रधान नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है? अन्य पद की प्रधानता है। छह माताओं वाला, छह माताओं वाला, छह माताओं वाला कौन है? कार्तिकेय है। छह माताओं वाला कौन है? कार्तिकेय। तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है, और मंदोदरी, वह जिसका उदर मंद है। मंदोदरी कौन है? रावण की पत्नी। तो ये भी अन्य अर्थ दिखा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरण्य का पर्यायवाची। यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमें पर्यायवाची पूछा गया है। अरण्य क्या होता है? वन, जंगल। वन या जंगल को क्या बोलते हैं? हम अरण्य बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कानन। कानन यानी भी जंगल होता है। वाटिका, उपवन और बाग, ये तीनों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे बगीचे के, ये तीनों बगीचे के पर्यायवाची हैं। तो इसका अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा कानन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पे कार्यालय पत्र की विशेषता बतानी है। इसमें चिन्हांकन व अनुच्छेदन, चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग सुनिश्चित समुचित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि कार्यालय पत्र में चिन्हांक, चिन्ह का और अनुच्छेद का है, उनका प्रयोग भी समुचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कार्यालय, अब किसी कार्यालय में हम पत्र लिख रहे हैं तो वह बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और शिष्ट भाषा में होने चाहिए। सी है पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, तो समास और अलंकार का प्रयोग भी होना चाहिए पत्र में, ये भी सही है। पत्र संक्षिप्त तथा, नहीं ये गलत है, यहाँ पे सॉरी ये गलत है। पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, पत्र में समास और अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है।
पत्र में समास और अलंकारों का प्रयोग नहीं होता, पत्र सरल भाषा में लिखे जाते हैं। ये पत्र संक्षिप्तता तथा प्रभावोत्पादकता से युक्त होने चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए और उसका प्रभाव अधिक होना चाहिए। तो ये तीनों तो सही है। बाकी आपको पूछा गया है कि पत्र की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो ये पत्र की विशेषता नहीं है। पत्र में समास और अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है, पत्र में समास का प्रयोग नहीं होता है, पत्र में अलंकारों का प्रयोग भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। असंगत विलोम, अग्रज का अनुज, सदाशय दुराशय, अधम, अधम का हो जाएगा उत्तम, अधम का क्या हो जाएगा उत्तम, और आज्ञा का हो जाएगा अवज्ञा। तो ये दोनों असंगत है। भौतिक, भौतिक का आध्यात्मिक, अवर, अवर का प्रवर, तेजस्वी, तेजस्वी का निस्तेज, और समास, समास का क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो आपका असंगत विकल्प हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक पूछ रहा है, कौन सा कारक है। कारक कितने हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या है, राजा सेवक को क्या दे रहा है, कंबल दे रहा है। तो राजा जो है कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। किस, क्या कर्म कर रहा है, कंबल दे रहा है। तो कंबल किसको दे रहा है, सेवक को दे रहा है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा। तो कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट तो सुना ही होगा आपने, मूवीज में हम देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। तो इस कंटेम्प्ट का अर्थ होता है अवमानना। वहां पे जो है वो बोलते हैं कि आप अवमानना कर रहे हो, कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हो, तो कंटेम्प्ट का अर्थ हो जाता है अवमानना। तो आज इसी के साथ आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी CET में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।